हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे आप सब, होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 9 लेके चले आए हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हम लोग क्या देख लिए हैं, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख लिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी देख लिए थे, इनर्शिया क्या होता है ये सब तो हम लोग देख ही लिए थे, फोर्स क्या होता है ये सब सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो ये जो टॉपिक है अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक करके आप ये पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आइएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग अगर देखें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को क्या मिला है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को मिला था कि फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करवाना है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग क्या मिला, तो फोर्स जब लगाए उससे क्या काउज होता है, ठीक है ना। मतलब हम लोग को वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बताया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ से क्या देखे कि अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट है ये देख लिए कि मतलब उसमें क्या होता है। तो देखे कि जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाता था, जहां हम लोग फॉर्मूला क्या देखे थे, F = m मास इंटू एक्सेलरेशन होता था। अब न्यूटन जो थर्ड लॉ है उसमें क्या देखेंगे ना कि ये जो फोर्स होता है उसका नेचर कैसा है, क्या देखेंगे कि जो फोर्स होता है उसका नेचर कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है ना कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये क्या है भाई, तो इसका कहने का मतलब है, न्यूटन थर्ड लॉ का कहने का मतलब है कि अगर एक्शन किसको कहते हैं, रिएक्शन किसको कहते हैं, हम सब चीज समझते हैं। इसका कहने का मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं ना, तो जितना फोर्स हम इस पे अप्लाई करते हैं उतना ही फोर्स वो हम पे भी अप्लाई करता है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब हम जो फोर्स जो अप्लाई, मान लीजिए कि ये है स्केच पेन है, इसके द्वारा हम लोग ये जो ग्लास बोर्ड देख रहे हैं इस पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जितना फोर्स हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये जो ग्लास बोर्ड है, वो उतना ही जो फोर्स है ये स्केच पेन पे भी अप्लाई कर रहा है। लेकिन दोनों का अगर डायरेक्शन का बात करें तो देखिए हम जो फोर्स अप्लाई किए तो इधर की ओर किए, और ये जो फोर्स अप्लाई किया इधर की ओर किया। मतलब दोनों जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या होगा, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक बात और देखें, ठीक है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब जितना फोर्स हम लगाए उतना ही फोर्स ये हम पे, मेरे ऊपर लगाया। तो ये भी देखिए कि दोनों दो बॉडी पे लग रहा है, जो फोर्स है वो इक्वल है, अपोजिट है, ये भी देख लिए। लेकिन दोनों फोर्स दो बॉडी पे लग रहा है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं इस पे लग रहा है, और ये जो फोर्स हम लोग को दे रहा है उसके बदले में जो एक्शन हम लोग जो फोर्स दिए उसको क्या बोल दिए, एक्शन अगर नाम दे दिए, तो ये जो फोर्स है रिएक्शन देगा। मतलब ये कहता है ना कि ईंट का जवाब पत्थर से, तो यहाँ ईंट का जवाब ईंट से ही होगा, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं होगा। मतलब जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही फोर्स ये हम मेरे ऊपर भी लगाएगा। तो जो हम फोर्स अप्लाई करें उसको अगर एक्शन बोले, तो ये जो फोर्स मेरे ऊपर लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, तो रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। तो एक्शन एंड रिएक्शन हो गया ना। तो क्या करा न्यूटन थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना भी एक्शन है, अगर जो भी फोर्स हम लोग लगा रहे हैं एक्शन के रूप में, तो उतना और इक्वल मतलब उतना ही देगा फोर्स, लेकिन अपोजिट देगा, मेरे ऊपर देगा। तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। मेरा जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये मेरे ऊपर लगाया, तो मतलब सीधे अपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन में ये अपना फोर्स लगा रहा है। और ये जो दोनों फोर्स है वो दोनों अलग अलग बॉडी पे है, हम जो एक्शन लगा रहे हैं इसके ऊपर लग रहा है, ये जो रिएक्शन लगा रहा है मेरे ऊपर लग रहा है। तो न्यूटन का जो थर्ड नियम है इसके अनुसार यही है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स मेरे ऊपर भी अप्लाई करता है, ठीक है। और जो डायरेक्शन होगा फोर्स का दोनों का अपोजिट होगा, जो एक्शन होगा वो रिएक्शन के क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, और दोनों फोर्स दो बॉडी पे लगेगा। अब फिर ये बोलिएगा ठीक है, एक तो इधर एक मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक बार बैकवर्ड डायरेक्शन में है, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि 10 न्यूटन से हम इसको धक्का दे रहे हैं, 10 न्यूटन से हमको भी धक्का दे रहा है, तो फोर्स जानते हैं कि क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 10 न्यूटन उधर गया और 10 न्यूटन इधर। मतलब अगर इस डायरेक्शन को अगर बैकवर्ड डायरेक्शन पीछे के डायरेक्शन का अगर पॉजिटिव मानते हैं तो आगे वाला को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो 10
अब -10 हो जाएगा, तो दोनों तो कैंसिल हो जाना था, 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कैंसिल नहीं होता है। इक्वल और अपोजिट होने के बावजूद भी ये कैंसिल नहीं होता है। अब बोलिएगा कि सर, तो ये सर बोलिए या भैया बोलिए, हम तो ऐसे भैया ही हैं, बोलिएगा भैया ठीक है, ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, फिर ये फोर्स कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? तो सिंपल सी आंसर है, अभी हमको क्या बताएं कि जो दोनों फोर्स है वो इक्वल है, अपोजिट है, लेकिन दोनों अलग अलग फोर्स, मतलब अलग अलग बॉडी पे लगता है। एक्शन है जो किसी और के बॉडी पे लग रहा है, और रिएक्शन फोर्स जो फोर्स लगा रहा है उसके बॉडी पे, मतलब दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा है। जब दोनों अलग अलग बॉडी पे देखा जाए, तो अगर मेरे ऊपर फोर्स देखा जाए तो ये तो मेरे ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाया है, तो मेरे ऊपर तो सिर्फ एक ही फोर्स वर्क कर रहा है ना, एक फोर्स इसके ऊपर वर्क कर रहा है ना। मान लीजिए कि पीछे में जो वाल है इसके ऊपर हम फोर्स लगाएं, इसको दाब रहे हैं, तो दाब रहे हैं तो ये दबा नहीं रहा है, मतलब ये भी मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो हम जो फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं ना, ये अंदर की ओर लगा रहे हैं, ये जो फोर्स मेरे ऊपर लगा रहा है तो बाहर की ओर लगा रहा है, ठीक है। तो जो हम फोर्स लगाए उसको एक्शन फोर्स बोले, ये जो मेरे ऊपर जो फोर्स लगा उसको क्या बोल दिया गया, रिएक्शन फोर्स बोल दिया गया, ठीक है। तो जो एक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। जो हम फोर्स लगाए एक्शन वो इसके ऊपर लग रहा है, ये जो फोर्स लगा है रिएक्शन जो मेरे ऊपर लग रहा है, तो देखिए तो मेरे ऊपर एक ही वो फोर्स लग रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन फोर्स लग रहा है जो दीवार के द्वारा लगाया गया है। और मेरे द्वारा जो फोर्स लगाया गया एक्शन वो इस दीवार पे लग रहा है, तो दीवार के ऊपर तो एक ही फोर्स लगा ना, तो एक ही फोर्स लगा तो उसका वैल्यू 0 कैसे होगा? उसका वैल्यू 0 होगा नहीं, वैल्यू 0 नहीं होगा। तो वही बोला जा रहा है कि ये जो इक्वल एंड अपोजिट होता है उसको हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो फोर्स है वो अलग अलग बॉडी पे लगता है। अगर एक ही बॉडी पे लगता तो उसको कैंसिल कर ही देते हैं। तो बात समझ लिए कि क्या होता है एक्शन फोर्स, क्या होता है रिएक्शन फोर्स, क्या होता है। तो अब बोलिए क्या जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसी को एक्शन मानेंगे? कोई जरूरी नहीं है, किसी को भी आप एक्शन बोलिए ना, किसी को रिएक्शन बोलिए। ये जो फोर्स लगा रहा है इसी को आप एक्शन बोलिए, ठीक है ना, और हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसका रिएक्शन बोलिए, तो क्या दिक्कत है? एक्शन रिएक्शन कोई मायने नहीं रखता, बस नाम दे दिए हैं कि कोई जो फोर्स अप्लाई करता है, अगर कोई जो फोर्स जो पहला व्यक्ति जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको एक्शन बोल दिए, तो उसके अपोजिट जो उसके रिस्पेक्ट में जो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड का, उसको हम लोग क्या बोल दिए, रिएक्शन बोल दिए। मतलब आप किसी को पंच मारिएगा, अभी आपके ऊपर भी पंच मारेगा ना, तो जितना जैसे सिंपल देखिए ना, अगर इसका एग्जाम्पल लेते तो इसके ऊपर कस के मारिए, तो आप कस के इसके ऊपर ऐसे मारिए, तो देखिए क्या होगा ना कि आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो रिएक्शन में आपके ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, तब तो दर्द होता है दर्द। तो बोलिएगा कि सब कंडीशन में तो दर्द नहीं होता है। तो देखिए दर्द होने का भी एक कंडीशन है कि जो हार्डनेस है, हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी का थोबड़ा में मारिएगा, अगर मोटा उटा व्यक्ति होगा, गोल मटोल होगा, उसको मारिएगा तो उसमें तो मसल्स होगा, ठीक है, उसमें मसल्स होगा, तो मारिएगा तो उसको क्या होगा ना कि उसका जो मसल्स है उस पर चोट लगेगा, तो उसको चोट लगेगा, लेकिन आपका हाथ में बहुत कम चोट लगेगा जो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन वही अगर कोई पतला दुबला व्यक्ति है, हड्डी जिसमें हड्डी उड्डी जैसे मेरे जैसा पतला दुबला है, मारिएगा जहाँ मारिएगा वहाँ चोट आपको भी लगेगा। मतलब एक्शन के बदले हम मारे या ना मारे आपको रिएक्शन लग जाएगा। हो सकता है कि हिट में भी हमको ज़्यादा चोट लगेगा, इसलिए कि आपका हड्डी थोड़ा है ना, तो ज़्यादा हड्डी है, आपका जो हाथ है उसमें हड्डी तो बहुत ज़्यादा होता है, और मेरे ऊपर हल्का फुल्का मांस है, तो उसके कारण से जो रिएक्शन है उतना ही, जितना आप मैग्नीट्यूड लगेगा उतना ही देगा, लेकिन आपके ऊपर जो ये हड्डी पे उतना आपको महसूस नहीं होगा। ये मत सोचिए कि आपके रिएक्शन के तौर पे आपको फोर्स कम मिलेगा, जितना आप हमको कस के मारिएगा उतना ही फोर्स आपके ऊपर भी अप्लाई होगा, लेकिन आपका जो हड्डी है, हड्डी में जो सेंसेशन होता है, मतलब जो बॉडी को, अच्छा किसी भी आदमी को ये कब महसूस होता है कि उसको दर्द हो रहा है, तो नर्वस सिस्टम से सिग्नल जाता है ब्रेन को, उसको पता चलता है कि दर्द हो रहा है, तब महसूस होता है। तो जो हड्डी उड्डी होता है ना, हम लोग वर्कआउट करते रहते हैं तो क्या होता है ना कि सेंसेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना। तो वही बात है कि जितना आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्शन लगाइएगा उसके अपोजिट में आपके ऊपर रिएक्शन लगेगा, और जो एक्शन रिएक्शन होगा वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा इन डायरेक्शन, ठीक है, और मैग्नीट्यूड में क्या होगा, बराबर होगा, और एक्शन और रिएक्शन दोनों दो बॉडी पे लगेगा। तो यही क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको क्या कर लेते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लेते हैं, आपको याद भी तो करना है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो उसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है ना।
जो इसका पहला तो जो लाइन कर रहा है वो तो इसका डेफिनेशन कर रहा है, न्यूटन फर्स्ट जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसका डेफिनेशन कर रहा है। तो क्या है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कह रहा है कि न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार जितना भी एक्शन हो रहा है, ठीक है ना, उसको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमेशा उसको क्या मिलता है, मिल ही जाता है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसको मिल जाता है। जितना भी एक्शन होता है, जितना भी हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसका अपोजिट में हम लोग को एक जो एक्शन हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं उसको एक्शन बोल रहे हैं, तो उसके अपोजिट में मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोल दिया गया, तो रिएक्शन बोल दिया गया। तो जितना भी एक्शन है उसके अपोजिट में क्या लगता है, रिएक्शन फोर्स लगता है। अब अगला पॉइंट कर रहा है सेकेंड कि द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि जो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है वो क्या है, इक्वल अमाउंट में, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, और उसका जो डायरेक्शन होता है फोर्स का वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। तो चलिए सेकंड लाइन में हम लोग क्लियर कर लिए। अब अगला लाइन कर रहा है ना कि दीज फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर कैंसिल ईच अदर। अब कह रहा है कि जो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स दो फोर्स है वो हमेशा क्या होता है, तो दो अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है। एक्शन किसी और ऑब्जेक्ट पे लगेगा और रिएक्शन किसी और ऑब्जेक्ट पे लगेगा। मतलब दोनों जो फोर्स है वो अलग अलग बॉडी पे लगता है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम इसको मुक्का से मार रहे हैं, तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं इस पे क्या लग रहा है, एक्शन लग रहा है। ये अपोजिट में मेरे ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो क्या लग रहा है, रिएक्शन लग रहा है। मतलब दोनों दो बॉडी पे लग रहा है, इसलिए जो ये फोर्स होता है वो कैंसल नहीं होता है, ठीक है ना। अब अगला कह रहा है कि ईच फोर्स प्रोड्यूस इट ऑन इफेक्ट। अब ये जो फोर्स है ना ये अपना अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, अपना अपना ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे क्या होता है ना कि किसी चीज को हम धक्का देते हैं तो वो मेरे ऊपर भी धक्का देता है, ठीक है ना। जैसे बुलेट का एग्जांपल ले लीजिए, गन और बुलेट का एग्जांपल ले लीजिए, बंदूक और जो गोली होता है ना उसका एग्जांपल ले लीजिए। तो जब हम लोग गन को फायर करते हैं तो बुलेट निकलता है। तो बुलेट जब निकलता है तो गन क्या करता है ना, गन का जो ट्रिगर होता है उस पर फोर्स अप्लाई करता है। तो जब वो उस पर फोर्स अप्लाई करता है गन का ट्रिगर, तो क्या होता है ना कि गन के ऊपर भी एक फोर्स रिएक्शन में लगता है। बुलेट भी लगाएगा इसके ऊपर एक फोर्स, तो इसके ऊपर भी एक फोर्स लगाएगा। तो देखिएगा कि गन में भी पीछे की ओर रिकॉइल होता है, गन भी पीछे की ओर मूव हल्का करता है, और बुलेट है जो गोली है वो भी, उसका तो स्पीड आप जान ही रहे हैं कितना स्पीड से वो मूव करता है। तो मतलब दोनों फोर्स का अपना अपना अलग इफेक्ट है, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ से ये इस एग्जाम्पल से एक चीज हम लोग और देख रहे हैं ना कि देखिए बुलेट का कितना स्पीड हो जाता है, और जो गन हुआ वो थोड़ा सा रिक्वाइल, मतलब 5-10 इंच रिक्वाइल करता होगा पीछे की ओर, और क्या उतना भी नहीं करता, बहुत कम ही करता है, थोड़ा बहुत करता है, 1-2 इंच बोले तो 1-2 इंच रिक्वाइल करता है। तो क्या कारण हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि एक जो ऑब्जेक्ट है उसमें बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेशन हो रहा है, उसका स्पीड बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन दूसरा जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है ना, दूसरा जैसे हम लोग क्या गोली देख रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेशन है, लेकिन उसके जगह पे हम लोग अगर ये गन देखें, जो गन होता है उसको देखें तो वो बहुत थोड़ा सा उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। तो क्या रीजन है दोनों का, तो हम लोग देख ये तो जान लिए कि दोनों फोर्स अलग अलग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। एक वो इसमें गोली में कर दे रहा है जिसका एक्सेलरेशन बहुत स्पीड कर दे रहा है, दूसरा एक गन में कर रहा है जिसका स्पीड मतलब एक्सेलरेशन बहुत कम है। तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, होता है ना, और एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन एगो में देख रहे हैं कि ज्यादा एगो में कम है, मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मतलब मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर बुलेट का मास देखिएगा तो बुलेट इतना छोटा रहता है, मतलब 10 कितना 15-20 ग्राम उसका मास होता होगा, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम मास होता होगा। अगर बड़ा वाला अगर गन आपके पास दोनली है तो उसका कितना होगा, 50 ग्राम होता होगा उसका बुलेट का। लेकिन अगर आप गन का बात करें तो देखिए ना कितना गन का वेट होता है ना, 5 किलो 10 किलो 15 केजी तक भी गन का वेट होता है। तो वेट मतलब उसका जो मास है, मास ज्यादा होने के कारण क्या होता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर तो कैसे कम होगा, मतलब उस पर जो फोर्स लग रहा है रिएक्शन वो तो बराबर लग रहा है। देखिए अब यहां से एक चीज समझिए कि F = ma होता है ना जी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, F/m = a
लिख सकते हैं। मतलब एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा। तो गन के केस में वही तो हो रहा है, मास बहुत ज्यादा हो जा रहा है गन में, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अगर बुलेट के केस में देखें तो क्या हो रहा है ना कि मास बहुत कम है तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन है, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा। तो यही होता है, तो यही लास्ट पॉइंट करा था ना कि ईच फोर्स प्रोड्यूस इट ऑन इफेक्ट, या अपना जो फोर्स है, जो अलग अलग फोर्स है वो अपना अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि इक्वल मैग्नीट्यूड, यहाँ से क्या हम लोग सीखे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि इक्वल मैग्नीट्यूड का जो फोर्स लगा रहा है तो वो इक्वल ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर दोनों का मास बराबर होगा तो इक्वल, अगर दोनों का मास बराबर होता है तो क्या करेगा, इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर दोनों का मास बराबर नहीं है तो वो इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। तो यही था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको क्या करते हैं, साफ सुथरा करके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करने का कोशिश करते हैं। इससे भी हम लोग को कुछ फॉर्मूला आएगा, ठीक है, उसको भी क्या करते हैं, प्रूव करने का कोशिश करते हैं। इसका एप्लीकेशन का अगर बात करें ना कि इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, तो अगर आप चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं ना तो उस जगह पे भी क्या होता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ वर्क करता है। जैसे आप क्या करते हैं कि चलते हैं तो आप फोर्स अप्लाई करते हैं ग्राउंड पे, धरती पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो उसके रिएक्शन में क्या करता है ना कि धरती आपके पैर के ऊपर फोर्स लगाता है। आप जैसे फोर्स नीचे की ओर नहीं, वर्टिकली नहीं लगाते हैं, अगर वर्टिकली ऐसे लगाइएगा तो ऊपर नीचे उछलिएगा, ठीक है। अगर क्या करते हैं ना कि हम लोग चलते हैं तो हल्का ऐसे तिरछा, ऐसे जो ये स्केच पेन देख रहे हैं ना, ऐसे तिरछा लगाते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब इसके अपोजिट में इधर की ओर आपको लगाएंगे तो आप आगे की ओर बढ़िएगा, कैसे की ओर जाइएगा कि नहीं। तो वही होता है ना कि आप आगे की ओर बढ़ते हैं। वही बात होता है क्या ना कि रिक्शा उक्सा देखें तो घोड़ा चलता है तो घोड़ा क्या करता है, वैसे ही फोर्स लगाता है, ठीक है। धरती पे फोर्स वो लगाता है तो उसके रिएक्शन में उसके ऊपर क्या करता है, धरती फोर्स लगाता है, जिससे यहाँ से रिक्शा क्या होता है, आगे बढ़ता है। अब अगर बात करें रॉकेट, देखें रॉकेट जो लॉन्च होता है तो उसमें बहुत ही पतला नोजल रहता है, ठीक है ना, बहुत ही पतला नोजल होता है। उसमें से हाई प्रेशर से गैस को रिलीज किया जाता है, बहुत हाई प्रेशर से क्या किया जाता है, गैस को रिलीज किया जाता है। तो वो गैस क्या करता है ना कि जो एटमॉस्फेयर में जो हवा होता है, हवा को पुश करता है नीचे की ओर, हवा को क्या करता है, नीचे की ओर धक्का देता है, मतलब हवा पे फोर्स लगाता है नीचे की ओर। तो जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसके बदले उसको रिएक्शन क्या देता है कि उसको ऊपर की ओर धक्का देता है, तब तो देखते हैं रॉकेट सराक से ऊपर भाग जाता है। तो वहां भी क्या हो रहा है, एक्शन और रिएक्शन, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ ही वर्क कर रहा है। ऐसा बहुत आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा जहां पे न्यूटन थर्ड लॉ यूज किया जाता है। जैसे आप स्विमिंग करते हैं, स्नान करते हैं, तो नहाते हैं तो क्या करते हैं, तैरना जानते हैं, नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। मेरा घर के बगल में एक नदी है, वही हम बचपन में ही सीख लिए थे। तो क्या होता है ना कि आप जो पानी होता है, पानी को आप हाथ से ऐसे हाथ क्या कर लेते हैं और हाथ से पानी को पीछे की ओर ठेलने का कोशिश करते हैं। जब पानी को पीछे की ओर ठेलने का कोशिश करिएगा तो जो पानी है आपको आगे की ओर ठेलेगा, आगे की ओर धक्का देगा। तो वही बात है कि जब हम लोग पानी में जब स्नान करते हैं तो क्या तैरते हैं तो क्या करते हैं ना कि हम लोग फोर्स है जो पानी को पीछे की ओर धक्का देने का कोशिश करते हैं। तो पानी रिएक्शन में क्या करता है ना कि मेरे को आगे की ओर धक्का देता है, जिसके कारण से स्विंग करके हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। कुछ और एप्लीकेशन देखा तो बुलेट गन का तो एप्लीकेशन हो ही गया कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बुलेट और गन के एप्लीकेशन भी होता है। मतलब एक्शन के बदला रिएक्शन भी देख रहे थे ना कि बुलेट क्या हो रहा था, उसके ऊपर हम लोग बुलेट और गन के केस में क्या देख रहे थे ना कि जो गन है वो ट्रिगर से क्या कर रहा था, फोर्स अप्लाई कर रहा था, मतलब एक्शन फोर्स दे रहा था बुलेट के ऊपर। तो बुलेट रिएक्शन में भी उसको फोर्स दिया, जिसके कारण से वो क्या हो गया, रिकॉइल हो गया था, पीछे की ओर मूव किया था। मतलब बुलेट और गन के कंडीशन में भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वर्क कर रहा है। अगर एक चीज और देखिए कि कभी नाव पे आप चढ़े हैं, नहीं चढ़े होंगे, बहुत बच्चे हैं जो नाव पे नहीं चढ़े होंगे, आज चढ़े भी होंगे ना तो स्टीमर जो आजकल के आता है उस पर चढ़े होंगे, तो उस पर आपको ये पता नहीं चलेगा। तो हम बोले जैसा कि आपको बतलाएं कि मेरा घर नदी किनारे है, ठीक है ना, हम पटना बिहार से हैं, पुनपुन नदी मेरे गांव के बस, पुनपुन नदी के जो अरार होता है ना उस पर मेरा गांव बसा हुआ है। तो बगल में एक बाजार है, वहाँ पे हम लोग बचपन में क्या करते थे, बाजार करने जाते थे। तो क्या होता था ना कि जब नाव पे चढ़ते थे, नदी पार करना रहता था तो नाव से ही हम लोग नदी पार करते थे, पुल वगैरह नहीं था, अब तो पुल बन गया है, तो पहले पुल वगैरह नहीं था। तो बचपन का कहानी बतला रहे हैं कि जब उस पे जाते थे तो क्या होता था ना कि उस टाइम हम लोग को ये चीज़
न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता, फोर्थ लॉ क्या होता, सेकंड लॉ क्या होता, कुछ पता नहीं था। तो जाते थे, अब उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो बाजार के लिए जाते थे तो देखते थे ना कि जब नाव से हम लोग उतर के, मतलब जो नदी का किनारा होता है उस पर मिट्टी पे जाते थे, तो नाव को पुश करते थे ताकि हम उछल के आगे जा सके। क्या करते थे, नाव के ऊपर धक्का देते थे, धक्का दे के आगे कूदते थे। कुछ पूरा जाके मिट्टी में नहीं सटता था, कुछ पानी में ही रहता था, तब तो नाव फिर जाएगा ना, तो मिट्टी में चल जाएगा तो धंस जाएगा नाव। तो क्या होता था ना कि उसके ऊपर हम लोग एक फोर्स अप्लाई करते थे, और फोर्स अप्लाई करने के कारण वो मेरे ऊपर रिएक्शन फोर्स देता था, जिसके कारण से हम क्या होते थे, आगे की ओर छड़प जाते थे, मतलब आगे की ओर छलांग लगाते थे। तो जब हम उसको पुश करते थे तो नाव है ना, नाव भी पीछे की ओर मूव करता था। नाव भी क्या करता था ना, बहुत ज्यादा नाव नहीं होता, तो बहुत हैवी वेट नहीं होता था, छोटा मोटा 5, 10, 15 आदमी उस पर क्या होता, सवार होकर इस पार से उस पार जाता था। तो उसके ऊपर क्या होता था कि जब उसको उछलते थे ना, और जो जिसका हैवी वेट था, बहुत बड़ा बड़ा आदमी भी जाता था, तो वो जो उछल के जब पार करता था ना, तो नाव थोड़ा और पीछे की ओर चल जाता था। उसको बांधे रहता था, रस्सी से बांधे हुए रहता था, इसीलिए कि ताकि नाव ज्यादा पीछे न जाए। तो वहां से हम लोग को अब पता चल रहा है ना कि वहां पे क्या होता था, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वर्क कर रहा था, मतलब एक्शन और रिएक्शन फोर्स वर्क कर रहा था। जो आदमी जो पुश कर रहा था पैर से उसको नीचे की, और वो एक्शन दे रहा था, उसके बदले जो है ना उसको रिएक्शन दिया, तो रिएक्शन दिया तो उसमें भी मोशन हो गया, नाव में भी मोशन हुआ, मतलब दोनों में एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है ना, एक्सेलरेशन अलग अलग बात है कि दोनों में अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। जो इंसान है, कोई व्यक्ति है, उसका ज्यादा मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, तो अब मैक्सिमम वेट करने का मतलब 2 कुंटल 3 कुंटल तो बहुत कम ही, आम इंसान का अगर देखा जाए तो 50-60 केजी होता होगा, ठीक है, 70 केजी होता है, तो उतना ही वेट है। लेकिन अगर नाव का बात करें तो बहुत उसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा वेट है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता था बहुत कम होता था, लेकिन उसमें भी एक्सेलरेशन होता था, और उसके बदले जो रिएक्शन देता था, रिएक्शन के कारण तो आदमी छलांग लगा के इस पार से उस पार चल ही जाता था, नाव पर से सीधे मिट्टी पे चल जाता था, अरार पे चल जाता था। ठीक है ना, जो नदी का किनारा होता है उसको हम लोग अरार बोलते हैं, तो उसके ऊपर चल जाता था। तो यही था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका एप्लीकेशन बतला ही दिए। तीसरा, अगर मतलब एक और एक देखा जाए आपको एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, तो देखिए कभी किसी जगह पे आग उग लगा है तो देखे हैं कि वहाँ ये आग बुझाने वाला जो गाड़ी आता है, ठीक है ना, तो उसमें से एक पैंप लगा हुआ रहता है, ठीक है, पैंप लगा हुआ रहता है, और बहुत हाई प्रेशर से पानी देता है। तो क्या होता है ना कि बहुत हाई प्रेशर से पानी दे रहा है, मतलब उससे जब पानी निकलता है तो क्या करता है, पैंप को पीछे की ओर ठेलना चाहता है, मतलब एक्शन के फोर्स में, मतलब एक्शन के रूप में पानी निकल रहा है, ठीक है, निकल रहा है, किसी चीज पे जाकर पड़ता है। तो क्या होता है कि जब किसी चीज के ऊपर जाकर पानी पड़ता है तो वहां फोर्स वो अप्लाई करता है, तो उसके रिएक्शन में पानी पे भी एक फोर्स लगाता है, वो पानी से फोर्स ट्रेवल होकर कहां तक आ जाता है, पैंप जो होता है जिसको पकड़ के रखता है, 5-6 आदमी देखते हैं बहुत बढ़िया से पकड़ के रखता है, अगर उसको नहीं पकड़ेगा ना तो पैंप इधर मतलब भागेगा। तो उस रिएक्शन के बदले वहां भी क्या देता है, रिएक्शन फोर्स देता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल हो गया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। अब चलते हैं अगला जो लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 10, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला, वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो मोमेंटम होता है उसका कंजर्वेशन, मतलब अगर कंजर्वेशन का बात करें तो इनिशियल देखेंगे और फाइनल देखेंगे, मतलब किसी दो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे ना कि साथ में मूव करवाएंगे, और दोनों का स्पीड, दोनों का वेलोसिटी हम अलग अलग रखेंगे, एक का स्पीड क्या कर रखेंगे, कम रखेंगे, एक का ज्यादा रखेंगे, और दोनों ऑब्जेक्ट में टकरा देंगे। टकराएंगे तो देखते हैं ना कि वहां भी एक्शन और रिएक्शन दोनों टकराएगा, तो एक धक्का मारेगा तो एक्शन और रिएक्शन होगा। अभी एक्शन और रिएक्शन होगा, उसके बाद देखेंगे ना तो क्या जो पहले उसका लीनियर मोमेंटम था और जो टकराने का बाद उसका लीनियर मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का, वो देखेंगे कि कंजर्व है या नहीं, या उसमें चेंज आया है। हम जानते हैं कि इक्वल फोर्स अप्लाई करता हो तो चेंज तो होना नहीं चाहिए। तो वही हम लोग जो लेक्चर नंबर 10 है उसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसका क्या एप्लीकेशन होता है। तो जितना भी एप्लीकेशन है तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का है वो सारा का सारा एप्लीकेशन आ जाएगा, क्या है, तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसमें आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, तो इसी का वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही आ रहा है। इसलिए क्या हो जाए, जितना एप्लीकेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का है वो सारा का सारा एप्लीकेशन क्या है, उसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के थ्रू भी हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तब तक के लिए बने रहिए अपने इस चैनल रात्रि कक्षा पे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। बस इतना ही।